नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव छिड़ा हुआ है। भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखा रही है और हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही है और पाकिस्तानी सेनाओं को और पाकिस्तानियों को बैकफुट पर बनाए हुए है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है, पाकिस्तान की सेना, कि भारत को माकूल जवाब दे। उनसे हो नहीं पा रहा है, हो भी नहीं पाएगा। लेकिन आज भारत की सेनाएं क्या कर रही हैं और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही हैं, इस पे आज मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है अलग-अलग टेलीविजन चैनल से। कहाँ क्या हो रहा है, कई बार रिपोर्टिंग्स में गलतियां भी कर रहे हैं मीडिया वाले। उसमें आकर के वो सफाई भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग में कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। खैर, अगर गलतियां हो जाती हैं और मीडिया वाले स्वीकार कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जोश में कई बार होश नहीं खोना चाहिए। भारत की सेना सक्षम है, भारत एक ताकतवर देश है और इसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जब भारत चाह लेगा, पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी इस बीच में एक खबर आई जिसको लेकर के राजनीतिक हलकों में थोड़ी बहुत छींटाकशी शुरू हो गई। कांग्रेस के दो नेता, जयराम रमेश और गौरव गोगोई, जो तरुण गोगोई के पूर्व मुख्यमंत्री असम के बेटे हैं, और मैंने इसके ऊपर आपको पहले ही सूचना दी है कि गौरव गोगोई यकायक कांग्रेस के गांधी परिवार से इतने नजदीक कैसे पहुंच गए और लोकसभा में उनकी हैसियत इतनी अधिक कैसे हो गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद अभी जो सबसे प्रोमिनेंट रोल में रहते हैं, कम से कम लोकसभा में, वो गौरव गोगोई। और जब इसकी हमने तहकीकात की तो पता चला कि गौरव गोगोई की पत्नी, जो एक ब्रिटिश नेशनल है, उनके साथ पाकिस्तान का एक गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान में एक एनजीओ चलता है और वो है क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक एनजीओ है। उस एनजीओ के मुखिया एक पाकिस्तानी है। फंड उसको सोरोस की कंपनी करती है। सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ओपन सोसाइटी की फंडिंग है। और सोरोस के बहाने फिर बिल गेट्स और ये तमाम जो लोग हैं, ये पूरा कंसोर्टियम, रॉकफेलर फाउंडेशन, सोरोस का फाउंडेशन, बिल गेट्स का फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये अलग अलग छद्म नामों से और छद्म कंपनियों के सहारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने का काम करती है। तो पाकिस्तानी बॉस के साथ काम करने वाली गौरव गोगोई की पत्नी, उनके इशारे पर, सोरोस के इशारे पर गौरव गौरव गोगोई को अपलिफ्ट किया गया। अब ये गौरव गोगोई और जयराम रमेश, ये दोनों सवाल कर रहे हैं। बड़ा लोगों को देखने में बड़ा मौजूद लगेगा। कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि कैसे झूठ फैलाई जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, कुछ ऐसी बात बोल दी जाए जिस पे लोग चर्चा करने लगे, लोग उसकी तहकीकात न करें कि आखिर सच क्या है। तो गौरव गोगोई और जयराम रमेश जी ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अभी जो 1 बिलियन डॉलर, 2.4 बिलियन डॉलर अभी उनका पूरा अप्रूव हुआ है, जिसमें से 1 बिलियन डॉलर को अप्रूवल मिला है। कल जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जिसके आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं, उसकी बैठक हुई थी, उसने 1 बिलियन डॉलर अप्रूव कर दिया है। अब इसको लेकर के माननीय जयराम रमेश और माननीय गौरव गोगोई ने टिप्पणी की है। वैसे तो टिप्पणी हमारे फिल्म स्टार गुल पनाग ने भी किया है, लेकिन गुल पनाग की जो टिप्पणी है, जो ट्वीट है, वो गुल पनाग का ट्वीट ऐसा है कि आ, उन्होंने सरकाज़्म किया है। उन्होंने कहा है कि इस पैसे की जरूरत तुम्हें है, भारत को नहीं है। और ये बात सही है। 1993 से अब तक भारत ने बहुत आर्थिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं लिया है। हालांकि भारत के ऊपर अगर आप फॉरेन डेट कहें, जो टोटल फॉरेन डेट है सितंबर 2024 तक, वो 711 बिलियन डॉलर, 711 बिलियन डॉलर से भी अधिक था। अब उसमें हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हो या अलग अलग देशों के जो पैसे हैं, उसको सबको एकुमुलेट करके जो फॉरेन डेट है, विदेशी ऋण भारत के ऊपर है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ऋण है, उसके हिसाब से 711 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक भारत के ऊपर कर्ज है। ये सितंबर 2024 का हम डेटा आपको दे रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो भारत की क्रेडिट रैंकिंग है, और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आईएमएफ में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और जापान के बराबर है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत की अर्थव्यवस्था, जापान के बराबर, जिसको अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे पूरी दुनिया में। अमेरिका, चाइना के बाद भारत का ही नंबर आने वाला है और रोबस्ट इकोनॉमी है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रैंकिंग में भारत अपनी रैंकिंग को इतना मजबूत बनाए हुए है कि वाकई में भारत को इस तरह से पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत वहां की पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, जो वहां की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है। लेकिन अभी जो सवाल उठाया है गौरव गोगोई ने और जयराम रमेश ने कि भारत ने विरोध क्यों नहीं किया, वोटिंग क्यों नहीं किया, एब्सटेन क्यों किया। अब ये बात अगर कोई इधर उधर के कोई नेता कहते तो बात समझ में आती। जयराम रमेश खुद को इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। गौरव गोगोई को मैंने आपको बताया ही कि प्रोमिनेंस उनको कहां से मिला हुआ है। तो गुमराह कर दो लोगों को, सही बात मत बताओ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उस बोर्ड में जो वोटिंग तय होता है, जो वोटिंग राइट है, वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के आधार पर होता है। उसका कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। 25 बोर्ड मेंबर हैं और 25 के वोटिंग राइट्स हैं और 25 के वोटिंग राइट्स के पॉइंट्स हैं। एक वोट के कितने पॉइंट्स हैं? उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला देश है, उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला देश कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका का जो परसेंटेज, जो पॉइंट है, वो 16% कंट्रीब्यूशन है। तो उनका जो वोटिंग पॉइंट है, जो वोटिंग कैलिबर जिसको आप कहते हैं, वो सबसे ज्यादा है। अगर आप ये कहें कि क्या अमेरिका ने अगर अपने डिसेंट नहीं दिखाया, अपना अमेरिका ने विरोध नहीं किया और अमेरिका ने अप्रूव कर दिया, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के वर्तमान हालात को नहीं समझ रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पैसा देती है, वो इसलिए नहीं देती है कि आप हथियार खरीद लें। भारत का ये तर्क जायज हो सकता है कि वो पैसे को सैफन ऑफ कर सकता है। ये भीख मांगता ही इसीलिए है कि इधर का माल उधर कर दें, उधर का पैसा उधर कर दें। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है और भारत ने बड़ी मजबूती से उनके फाइनेंशियल एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन दोनों के बारे में रिपोर्ट कहा कि पाकिस्तान ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, आईएमएफ को सही नहीं बता रही है कि आप जो पाकिस्तान को बार बार लोन दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल लोन है, टोटल एक्सटर्नल लोन अगर आप कहेंगे, तो 68 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक, ट्रिलियन बिलियन नहीं, 68 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक लोन ओ कर रहा है, ओन कर रहा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से पूरी तरह से चरमरा गई है। वो बिल्कुल लोन के ऊपर ही टिकी हुई है। आप भिक्षा कह सकते हैं कि भिक्षा के ऊपर, भीख के ऊपर पाकिस्तान टिकी हुई है। उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिले हुए पैसे को वो हथियार खरीदने में प्रयोग करता है या हथियार बनाने में प्रयोग करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मैंडेट है पैसे देने का, वो रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग द इकोनॉमी है। आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, रीबिल्ड करने के लिए ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रमोशन के लिए ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल रीबिल्डिंग के लिए ले सकते हैं। आप सड़कें बनाइए, आप सिंचाई के साधन बनाइए, आप इकोनॉमी को और कैसे सुदृढ़ करिएगा, उसमें जहां-जहां आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए पैसा दीजिए। ऐसा नहीं कि मास डिस्ट्रक्शन करिए, आप जाकर के तोप खरीद लीजिए, गोले खरीद लीजिए, मिसाइल खरीद लीजिए या फाइटर जेट खरीद लीजिए। इसके लिए पैसा आईएमएफ नहीं देती। अब अगर, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान
क्लाइमेट चेंज के नाम पर पैसे साइफन ऑफ करेगी और वहां से कुछ ना कुछ आधार बना करके किसी ने कंपनी के माध्यम से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन किसी को बना करके पैसे को इधर से उधर कर सकती है। ये भारत का एप्रीहेंशन है और भारत ने अपना एप्रीहेंशन जताया और वोटिंग से एब्सटेन किया, वोट नहीं दिया। वोट देने से भी कोई फायदा नहीं था, तो इन्होंने, भारत ने अपनी नाराजगी जताई और एब्सटेन किया। वोट देते तब भी पाकिस्तान के ही फेवर में फैसला आता और $1 बिलियन उनको सैंक्शन हो सकता। लेकिन आप इसकी गलतफहमी में ना रहें, इस पैसे का कोई कोई महत्व नहीं है। पाकिस्तान और कर्ज में डूब गया है पूरी तरह से। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने या भारत के सामने कि भारत उसे पैसे देने से रुकवा सकती थी, इसका बहुत ज्यादा मोल नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं। पाकिस्तान $1 बिलियन से क्या उखाड़ देगा? कुछ भी नहीं कर पाए। भारत के सामने भारत की इकोनॉमी, जैसा मैंने आपको बताया कि आईएमएफ से भारत उस तरह से अब पैसा लेती भी नहीं है। 1993 से ही भारत धीरे-धीरे आईएमएफ के जितने लोन थे उसको उन्होंने चुकता कर दिया और एक प्रकार से आईएमएफ के लोन के बर्डन से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निकल चुकी है। छोटे-मोटे इक्के-दुक्के अगर चल रहे हों तो चल रहे हैं। ये हैसियत है भारत की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, उस ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठता है, आज मैं जिसके तरफ इशारा करना चाहता हूं उसे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जो 25 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उस बोर्ड में दखल किन-किन लोगों का रहता है। इस बात को समझने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी कंट्रोल, फंड छोड़ दीजिए, कंट्रोल कहां से होता है, कौन करता है, इसमें बिजनेस घरानों की क्या भूमिका है और सरकारों की क्या भूमिका है, ये बेहद महत्वपूर्ण। अब जो मैं आपको इशारा कर रहा हूं उस पर ध्यान से सुनिए और इसी बात को लगातार हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो बड़े लोग हैं लाइक आरबीआई, इन सबको आगाह भी करते रहे, बताते भी रहे कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मोल घुसे हुए हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। वो एक ऐसा लाइजनर है जो एक बिजनेसमैन के रूप में पूरी दुनिया में या कॉरपोरेट टाइकून के रूप में एस्टैब्लिश किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक कॉरपोरेट टाइकून नहीं है आज के दिन में। वो एक बिजनेस लाइजनर है और दुनिया भर की सरकारों के साथ लियाजन का काम करती है और दुनिया भर के बिजनेसमैन के साथ लियाजन का काम करती है, उनसे पैसे निकलवाती है और अपना धंधा चला। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हैं बिल गेट्स। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं यकायक बिल गेट्स को यहां पर कैसे ला रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक जो है, इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, वो पूरी तरह से नजर रखती है दुनिया भर के फेडरल बैंक पे। जैसे हमारे यहां जो आरबीआई है उस पर उनकी नजर रहती है। इस प्रकार से अमेरिकी फेडरल बैंक या ब्रिटेन का जो फेडरल बैंक है वो, और ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए एक जगह है, उसका नाम है इंग्लैंड और उसका नाम है लंदन। वहां से ये सारा कारोबार कंट्रोल होता है और अब अमेरिका में वॉशिंगटन चले जाएं या न्यूयॉर्क चले जाएं, वहां से कंट्रोल होता है। और ये जो बड़े 13-14 बिजनेस फैमिलीज हैं बड़े, वो इन बैंकों को नियंत्रित करती है। उनका भी कंट्रीब्यूशन है इन बैंकों में। जैसे वर्ल्ड बैंक को बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी कंट्रीब्यूट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मद उसका अलग है। किस सेक्टर में वो मदद करता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने क्या किया कि हम तो साहब क्लाइमेट चेंज के लिए फंड करेंगे, क्लाइमेट चेंज का सोच, रिसर्च, उसको ठीक करने के लिए हम फंड करेंगे। और दूसरा, हम हेल्थ केयर को दुरुस्त करने के लिए फंड करेंगे। कोविड के दौरान इस शख्स ने
आईएमएफ को भी एक्सप्लॉइट किया और वर्ल्ड बैंक को भी एक्सप्लॉइट किया। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको मिला करके ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन ऑफ वैक्सीन जो है, गाबी, एक अलग संस्था बना। और वहीं से यूएनओ की ही एक संस्था है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पीछे सोरोस की ओपन सोसाइटी, जो फंड कर रही है डब्ल्यूएचओ को, जो फंड कर रही है आईएमएफ को, जो फंड कर रही है वर्ल्ड बैंक, अलग अलग मद में कर रही है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान को पैसा मिला है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें डर है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में कर सकता है। ठीक उसी प्रकार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या सोरोस का ओपन सोसाइटी या रॉकफेलर का फाउंडेशन या फोर्ड फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशंस जो फंड करते हैं ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, वो करते तो हैं अपने मद में, लेकिन एजेंडा वहां कुछ और रहता है। अब आप कहेंगे कि आईएमएफ ने ये लोन क्यों डिसबर्स किया? अमेरिका की वो लॉबी, वो हथियार लॉबी, जो चाहती है कि पाकिस्तान भी खड़ा रहे और भारत से लड़ाई लड़ता रहे। भारत इस बार रास्ता बिल्कुल अलग किया है और भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात बता के रखेंगे। और माननीय मोदी जी इस बात से अब पूरी तरह से सहमत हैं। हमारे जैसे लोग उनको सूचनाएं दे रहे हैं कि आपका दोस्त बनकर बहुत सारे लोग आपसे दुश्मनी निकालेंगे, आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपको अलर्ट रहना है। ये इन सारे लोगों ने वहां पर लॉबिंग की है। और ओपन सोसाइटी के लोग, जो सोरोस के लोग हैं, इनके दलाल वहां पे घूम रहे हैं आईएमएफ में, और उन्होंने उनको प्रमोट करने के लिए वो धंधा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत अपने इलाके में स्टेबलाइज रहे। जैसे ही स्टेबलाइज रहेगा, हमारी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट होगी और फिर हम टॉप पर भी पहुंच सकते हैं। हम अमेरिका और चाइना को इतनी जल्दी से कष्ट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हमारी रफ्तार ठीक रही तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे, तो होंगे। हमारे अंदर वो सारी काबिलियत है और प्रधानमंत्री जी उस दिशा में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को हमें सिर्फ अलर्ट करना है। उनकी अभी आलोचना करने के लिए जयराम रमेश की तरह और गौरव गोगोई की तरह पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उन्हें बताना है। और प्रधानमंत्री जी जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बड़ी चतुराई से काम कर रहे हैं। जहां ये मोल इस तरह से घुसा हुआ था, अब मैं उसका एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अमेरिका में कल मैं इसके ऊपर एक कार्यक्रम करने वाला हूं कि कैसे प्रधानमंत्री जी के दोस्त ने कुछ लोगों की दुकान बंद कर दी है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। वो कल मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आज आप ये समझिए कि एलन मस्क, जो मई अप्रैल 2024 में भारत के दौरे पर आने वाले थे, उन्होंने यकायक अपना दौरा कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री गए अमेरिका, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके पहले तक वो प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ करते थे, आज भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पहले वो अपने एक्स पर साफ साफ लिखते थे कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, बड़ा मजा आया, ऐसा करके लिखती थी। अभी वो संयत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एलन मस्क को यह जानकारी है कि बिल गेट्स के दलाल, उसके मोल, जिसने हेल्थ केयर को, एजुकेशन को और फाइनेंशियल एंड आईटी सेक्टर्स को कब्जा किया हुआ है, वो भारत में बुरी तरह से एक्सपैंड कर चुका है। अब इन दलालों को, चूंकि बिल गेट्स के खिलाफ अमेरिका में हैंड्स ऑन लड़ाई जारी है। बिल गेट्स को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी। रॉबर्ट एफ कैनेडी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के लड़के हैं। आप सोचिए कि एक डेमोक्रेट परिवार जो ठीक चुनाव के पहले ट्रंप को सपोर्ट करना शुरू करते हैं और ट्रंप उनसे सपोर्ट लेते हैं, मैसिव सफलता मिलती है,
और ट्रंप उनको जैसे ही सत्ता में आते हैं, RF कैनेडी को हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं। और उसके बाद जिस हेल्थ सेक्रेटरी ने, मतलब आज के हेल्थ सेक्रेटरी और तब के डेमोक्रेटिक लीडर RFK ने किताब लिखी कि एंथनी फॉची, जो उस वक्त अमेरिका में साइंटिफिक एडवाइजर था अमेरिकी प्रेसिडेंट का, और वो ट्रंप के भी रहे थे, ब्यूरोक्रेट थे, ट्रंप के भी रहे, और जब ट्रंप हटे 2019 में, तो वो बन गए, इनके भी 2020 में हटे, तो वो बाइडेन के भी बन गए वो सलाहकार। एंथनी फॉची ही सारा बड़ा किंगपिन है इन एसोसिएशन विद बिल गेट्स। एंथनी फॉची, बिल गेट्स और फार्मा प्रेमिसेस के ऊपर RF कैनेडी ने बहुत लंबी चौड़ी किताब लिखी है, बड़ा रिसर्च तैयार किया है, और वो सारे रिसर्च पेपर पूरी तरह से वेरीफाइड। उनकी पुस्तक ने धमाल मचाया हुआ है। आज के दिन में रॉबर्ट एफ कैनेडी अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी हैं। अब जिसके बारे में आप ख्याल कीजिए, 2021 का दौर, जब ट्विटर हुआ करता था और ट्विटर ने एलन मस्क के सारे ट्वीट को टेक डाउन कर दिया। जो उस वक्त कोविड को लेकर के एलन मस्क जो कुछ भी ट्वीट करते थे, उसे मिस इन्फॉर्मेशन की संज्ञा दे करके एलन मस्क के सारे ट्वीट को टेक डाउन कर दिया जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति, उस वक्त जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके अकाउंट को खत्म कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। एलन मस्क के भी अकाउंट को एक प्रकार से सस्पेंशन में रखा, RF कैनेडी के भी अकाउंट को सस्पेंशन में रखा, और जो दूसरे आज जो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हैं जय भट्टाचार्य, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगा, ये जय भट्टाचार्य के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया। जो कोई भी कोविड के ऊपर या कोविड प्रोटोकॉल के ऊपर कोई साइंटिफिक सवाल खड़ा करता था, तो ये पूरा गैंग, बिल गेट्स गैंग और एंथनी फॉची का गैंग, उन सारे ऑल्टरनेटिव साइंटिफिक आर्गुमेंट को डिवास्टेटिंग डिस्ट्रॉय करता था पूरी तरह से। और इसके लिए इको हेल्थ अलायंस था एक ऑर्गेनाइजेशन, और जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उनके साइंटिस्ट का एक मेल है, और फिर इको हेल्थ अलायंस के साइंटिस्ट का एक मेल है एंथनी फॉची को, वी शुड टेक डिवास्टेटिंग स्टेप टू स्टॉप दीज फ्रिंज साइंटिस्ट्स। आज जो NIH के डायरेक्टर हैं जय भट्टाचार्य, जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया, उनको इन्होंने फ्रिंज साइंटिस्ट की संज्ञा दी थी। तो एलन मस्क का उस वक्त से बिल गेट्स के साथ राइवलरी शुरू हुआ। आपको याद होगा कि उस दौरान जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एलन मस्क जाते थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से धीरे धीरे खुद को अलग किया। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पूरा नैरेटिव इसने सेट किया है, जो ग्लोबल रीसेट की बात हो रही है, वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको हमारे जो मोल है, हमारे जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको शुद्ध और शुद्ध गलत सूचना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पेरोल पर है, उस फाउंडेशन के पेरोल पर है, और इसीलिए खामखा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर एलन मस्क और उनकी पूरी साइंटिस्ट बिरादरी ने कहा कि ये पूरा फसाड बनाया गया है क्लाइमेट चेंज के नाम पर, ट्रेजरी के पैसे के दोहन के लिए। जैसे कि कोविड के नाम पर ट्रेजरी का पैसा दोहन किया गया, और ठीक कोविड महामारी के 5-6 महीने पहले स्टिमुलस पैकेज जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज किया, वो अब क्वेश्चनेबल है। इस पर मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा। आज मैं IMF के बारे में यह बताना चाहता हूं कि ये वही लॉबी है जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके अलग अलग इलाकों को डिस्टेबलाइज करने के लिए लॉबिंग करता है, और पाकिस्तान इन लोगों के हाथ का टूल बन रहा है, और उसके लोग भारत में मौजूद हैं जो हमारे देश के वर्तमान सरकार के खिलाफ रात दिन आग उगल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग बार बार ये सूचना अपने प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर को दे रहे हैं, उनके हेल्थ एडवाइजर को दे रहे हैं, लेकिन वो इस सूचना को लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक दिन सुन रहा था ये संजीव सान्याल का,
संजीव सान्याल कह रहे थे कि मैं कोविड के दौरान सर्च कर रहा था, तो एक प्राइवेट कंपनी को जा रहा था, उसको जा रहा था। अरे संजीव सान्याल जी, आपको अगर शोध नहीं है तो हम ये जो सूचना दे रहे हैं उसे पता कीजिए कि कोविड क्या था, कोविड के दौरान हुआ क्या था, शोध तो कीजिए। और जब हम कल बताएंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। अभी ये वही लॉबी है जिस लॉबी के खिलाफ एलन मस्क खड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है पूरी तरह से। और उसी दौरान जब ट्विटर इनके सारे चीजों को सस्पेंड कर रहा था, टेक डाउन कर रहा था, सारे साइंटिफिक आर्गुमेंट को डिलीट कर रहा था, तब जाकर के एलन मस्क ने ये तैयारी की कि अब इस ट्विटर को ही खरीदा जाए। और 1 का 10 पैसा दे करके इन्होंने, जो उसकी औकात नहीं थी ट्विटर की, इन्होंने ट्विटर को खरीदा। और आज ट्विटर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ठीक, वो पैसा बना के निकल लिया, वो अलग विषय। लेकिन आज एक मीडिया वॉर, आप समझिए कि जब अमेरिकी लेगेसी मीडिया एक फॉक्स न्यूज को छोड़ करके बहुत सारे पूरी मीडिया डिवाइडेड थी बाइडेन को जिताने के लिए, बाइडेन बाद में अस्वस्थ हो गए तो कमला हैरिस को जिताने के लिए पूरी पूरी ताकत लगा दी, उस दौर में एलन मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म और फॉक्स न्यूज ये खड़ा हुआ और ट्रंप को जिता कर खिलाया। अब ये बात भारत को समझनी पड़ेगी, भारत के विदेश मंत्री को भी और हमारे प्रधानमंत्री को भी। जो ट्रंप आपके पूरी तरह से दोस्त थे, उनके मन में कोई शंका तो पैदा नहीं हो गई, नहीं है पैदा। वो आपको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहां का एक लॉबी है जो उधर भी पाकिस्तान को भी समर्थन कर सकता है। आपको अलर्ट रहना है। आपको ट्रंप जिस प्रकार से आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, एलन मस्क आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आप गेट्स के मामले में इतने एडवांस हो गए कि लगता है ऐसा कि मस्क को आपने दुश्मन बना दिया। हालांकि बनेगा नहीं मस्क, इसलिए क्योंकि मस्क और ट्रंप की आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से पूरी तरह से मिलती है। जैसे आप इंडिया फर्स्ट कहते हैं, वैसे वो भी अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। जैसे आपके जहन में भारत सबसे आगे है, वैसे उनके भी जहन में अमेरिका सबसे आगे। ठीक है, कुछ टैरिफ वॉर चलेगा, आप भी डील करेंगे, वो भी डील करेगा, लेकिन ये आपके लिए मैं आज का सेशन इसलिए खास तौर से कर रहा हूं, ये शायद आपको कोई टेलीविजन चैनल, कोई मीडिया आउटलेट आपको ये बात नहीं बताएगा सिवा क्यूवाइब नेटवर्क के। क्यूवाइब नेटवर्क आपको उस वक्त भी अलर्ट कर रहा था, आज फिर अलर्ट कर रहा है कि जिस शख्स के खिलाफ पूरे अमेरिका में विद्रोह हुआ पड़ा है, आपने उस शख्स को बहुत अधिक वेटेज दे दिया, उस शख्स को अब घुसने नहीं देना है। वो शख्स पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस के का पार्टनर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस का पार्टनर, आप जॉर्ज सोरोस को तो ठीक निशाने पर लें और उसके पार्टनर को निशाने पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अपने उन ब्यूरोक्रेट्स को पहचानना है जो बिल गेट्स के पेरोल पर बने हुए हैं, वो हमारे लिए अधिक नुकसानदेह है। ये वही हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनने नहीं दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पे आज भी हम डिपेंड कर रहे हैं। चाइना के पास इन लोगों की एंट्री नहीं है। देयर इज नो फेसबुक, देयर इज नो अदर सोशल मीडिया इन चाइना। ये ध्यान रखना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम फेसबुक से बाहर चले जाएं, उससे बाहर चले जाएं, लेकिन हम अपनी ताकत को, ये मौका है जब हर सेक्टर में खुद को खड़ा करें, खुद को खड़ा करें। हमारे जो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स हैं ना, वो भला करने की स्थिति में नहीं है। आपको एक नया चंक ऑफ बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योर्स की एक ग्रुप बनानी पड़ेगी, यंग एंटरप्रेन्योर्स की ग्रुप बनानी पड़ेगी जिसमें विजन हो और जो आगे की सोच सकता हो, उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। ट्रेडर्स के सहारे नहीं चलना पड़ेगा। ट्रेडर्स को जो आप मदद कर रहे हैं करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत को अगर पुरुषार्थी बनाना है तो भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को आपको वापस बुलाना पड़ेगा, जो अभी सिलिकॉन वैली की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्हें बुलाइए। हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा करें, हम अपना सुरक्षा आईटी सुरक्षा तंत्र खड़ा करें, हम अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ खड़ा करें। हम सक्षम हैं,
482 करोड़ रुपए में हम मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, हम चांद पे जा सकते हैं, तो हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं है। एंड ये जो ब्रिलियंस है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये जो नॉलेज पावर है ना, उससे बढ़कर के कोई पावर नहीं है। पाकिस्तान में जो कादिर खान था, वो जो अणु बम का, जो एटम बम का, न्यूक्लियर बम का जो जनक था, उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया सबको पता है, सबको पता है। तो हम पाकिस्तान नहीं है, हम एक समृद्ध सुसंगठित एक राष्ट्र हैं। हमें यह पहचानना पड़ेगा कि हमारे शासन में, हमारे प्रशासन में कौन है वो जो हमारी मुखबिरी कर रहा है, हमें अंदर से कमजोर कर रहा है। ऐसे चरित्रवान लोग जो अच्छा काम कर सकते हैं उसको हाशिए पर ढकेल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में एक्सप्लॉइट कर रहा है, कभी हेल्थ सेक्टर में, कभी एजुकेशन में, कभी फाइनेंस में, कभी टेक्नोलॉजी में, कभी साइंस में, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का ये वक्त आ गया है। और हमारे इंटेलिजेंस में भी, डिफेंस हमारा पुख्ता है, हमारे इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं घुसे हुए जिनको आपको पहचान करनी है। तो बड़ी मजबूती से अब ये समय आ गया है जब पाकिस्तान का नक्शा आप मानचित्र से मिटा दें। भारत के 140 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ आपके साथ खड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का लोन जिन दलालों ने इनको दिलवाया है, उससे कुछ नहीं होना है। $1 बिलियन से कुछ नहीं, वो भीख मांगता रहेगा। तो ये जो लोग अभी फैला रहे हैं कि भारत ने विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, अरे भारत विरोध कर ही नहीं सकता है। भारत के वोट का बहुत प्रभाव नहीं है। तो जाहिर है अमेरिका ने यह काम किया है, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया है, ट्रंप ने नहीं किया है। और अगर किया भी होगा तो वो दबाव में किया होगा। ट्रंप आपके दोस्त हैं, एलन मस्क आपके दोस्त हैं, आरएफके को अपना दोस्त बनाइए, डब्ल्यूएचओ की ट्रीटी से बाहर आइए, डब्ल्यूएचओ से बाहर आइए आप। ये बात पहले भी आपको कहा है, अमेरिका बाहर आ गया। तो इन सारे तथ्यों पर बड़ी गंभीरता से आपको विमर्श करना पड़ेगा। और ये तथ्य मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको कोई अन्य नहीं बताएगा, वो सब कंप्रोमाइज्ड है। इसलिए मैं ये तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। हमें उम्मीद है कि इन तथ्यों पर आप जरूर नजर डालेंगे और उन दलालों पर जो हमारे मैशिनरी में एंटर कर गया है उनको पहचानेंगे, पहचान करके उनको निकालेंगे। और खास तौर से बिल गेट्स को ध्यान रखिए प्रधानमंत्री जी, उनको निकालिए। ये आईएमएफ में भी मौजूद है, ये वर्ल्ड बैंक में भी मौजूद है, ये गाबी में भी है, ये डब्ल्यूएचओ में भी है, ये हर जगह जाकर के लाइजनिंग का धंधा करता है। और सारे, अभी आपने आईएमएफ के अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सस्पेंड किया, सैक किया। अब आप सोचिए वो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारा कितना बड़ा करप्शन में इन्वॉल्व है। अब वो खबर सच्ची है या गलत है ये तहकीकात का विषय है। कि वो एक सरकारी बैंक से उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब को खरीदने के लिए सरकारी बैंक के ऊपर दबाव बनाया और 7,000 करोड़ का ऑर्डर दिलवाया, 2 लाख पीस उन्होंने ऑर्डर दिलवाया वी सुब्रमण्यन ने। अब आपने उसे हटाया, बहुत अच्छा किया। ऐसे करप्ट लोगों को वहां रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर में लोगों ने कह दिया, कह रहे उनको हटा दिया, हटा दिया। असल कहानी थी कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन आपने इस पर संज्ञान लिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे लोगों को आपको चुन चुन करके देखना पड़ेगा कि कौन है जो हमारे तंत्र को अंदर से कमजोर कर रहा है। चरित्रवान ऑनेस्ट लोग की कमी नहीं है, जो बाहर है उनको सिस्टम में लाइए, उनको सिस्टम में इंफ्यूज कीजिए, उनको भरोसा दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। वरना आपने बोस बनाया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या वो कारगर हो रहा है? नहीं हो रहा है। यूपीआई हमारा कारगर हो गया, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? ये ध्यान देने की बात है। और जैसे ही आप इस पर नजर डालेंगे, आपको सारी चीजें साफ हो जाएंगी। खैर, अभी वक्त है आपके साथ खड़े होने का, और आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। देश का 140 करोड़ लोग और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी। हम जीतेंगे। इस $1 बिलियन और $2.4 बिलियन से पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं। हम उसको उसके बाद भी रगड़ने की हैसियत
रखते हैं। बस आपको अलर्ट करना है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक में कौन-कौन दलाल एक्टिव है, कहाँ-कहाँ एक्टिव है और कहाँ से क्या खेल चल रहा है, उस सब पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।